रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। विकिलीक्स का मालिक पागल हो चुका है। मायावती को लगता था खाने में जहर देने का डर। जब दलितों के लिए बहनजी बन गई मायावती, घर से ऑफिस जाने से पहले मायावती धुलवाती थी सड़क। जब मायावती बोली आसांजे को आगरा के पागल खाने भेज दें, जब पूर्व प्रधानमंत्री ने मायावती को लोकतंत्र का बताया था चमत्कार, सांसद चंद्रशेखर आजाद ने क्यों कहा रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होगा। बड़ा सवाल अब बहुजन समाज पार्टी के भविष्य का कौन बनेगा भाग्य विधाता। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर चर्चा में है। उनकी सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों मॉक ड्रिल की गई तो लोगों को लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। भारत की दलित सियासत में मायावती की कहानी बेहद ही गजब है। आइए मायावती की सियासी सफर की कहानी जानते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय सतनाम। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप यदि नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की है। अमेरिका की काली करतूतों को उजागर करने वाली खोजी वेबसाइट विकिलीक्स ने साल 2011 में उत्तर प्रदेश की तत्कालिक मुख्यमंत्री मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट करार दिया था। 23 अक्टूबर 2008 के एक केबल में कहा गया कि मायावती को जब भी जरूरत होती वह अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने एक निजी विमान को खाली मुंबई भेजा करती थी। उन दिनों विकिलीक्स की इस खबर पर खासा विवाद हुआ था और इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। मुझे तो इस चीज की जानकारी नहीं है। विकिलीक्स के मालिक के साथ साथ तो लगता है बीजेपी के वो नेता भी जरूर मेरी सैंडल खरीदने के लिए उस स्पेशल प्लेन में जरूर गया होगा। वो बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG ने बीते 18 मार्च 2025 को मॉक ड्रिल की थी। इसके लिए काफी पहले से तैयारी की गई थी। बताया जाता है कि इसकी पूर्व सूचना मायावती को दे दी गई थी, लेकिन ड्रिल से पहले हमेशा की तरह मायावती के आवास का गेट बंद था। अचानक मायावती के आवास का गेट खुला और NSG कमांडो दाखिल हुए। पीछे से एक एम्बुलेंस भी दाखिल हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी कि क्या उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती की तबीयत खराब है। भारत की दलित सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती की कहानी बेहद गजब है। जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में।
बसपा सुप्रीमो मायावती को हमेशा अपनी जान का खतरा सताता रहता है। विकिलीक्स के केबल के मुताबिक मायावती को यह डर लगता था कि कोई उनके खाने में जहर मिला देगा। इसी डर की वजह से उन्होंने फूड टेस्टर की नियुक्ति की थी। मायावती के खाना खाने से पहले कोई कर्मचारी उस खाने को चखता था, जिसके बाद मायावती खाना खाया करती थी। मायावती के किचन में खाना बनाने वाले रसोइयों पर कड़ी निगरानी भी की जाती थी। तो ऐसा लगता है कि मुझे तो जानकारी नहीं है, विकीलीक्स के मालिक और जो नेता लोग इस किस्म की बेहूदी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं मालूम है, ये मेरी रसोई में जरूर कहीं ना कहीं बर्तन साफ कर रहे होंगे। विकिलीक्स की स्थापना जूलियन असांजे ने की थी, जिन्हें पिछले साल जेल से रिहा किया गया था। विकिलीक्स ने कहा था कि मायावती में असुरक्षा की भावना इतनी है कि उनके भोजन करने से पहले उसे एक कर्मचारी मायावती को दिया जाने वाला भोजन को चखा करता था। उनकी रसोई में खाना बनाने वाले 9 रसोइयों की कड़ी निगरानी हुआ करती थी। विकिलीक्स यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा कि मायावती जब घर से ऑफिस निकला करती थी तो इसके पहले वे सड़कों को धुलवाती हैं। नव भारत टाइम्स की खबर के मुताबिक केबल में यह भी कहा गया था कि सतीश चंद्र मिश्रा ने अमेरिकी दूतावास के अफसरों से कहा था कि निजी तौर पर मायावती का झुकाव भ्रष्टाचार की ओर है। वह तानाशाह जैसा व्यवहार करती हैं। विकिलीक्स के खुलासे में यह भी कहा गया था कि मायावती भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। उस वक्त मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि विकिलीक्स का मालिक पागल हो गया है, उसे पागल खाने भेज देना चाहिए। अगर उनकी सरकार के पास पागल खाने में जगह ना हो तो हमारे आगरा के पागल खाने में भेज दें। विकीलीक्स के मालिक को उसके देश की सरकार से उसे पागल खाने में भिजवाने के लिए आग्रह करती हूँ, और यदि इस व्यक्ति को रखने के लिए उसके देश के पागल खाने में जगह नहीं बची है तो मैं फिर इस व्यक्ति को यहाँ अपने प्रदेश के आगरा के पागल खाने में भेजने की भी वहाँ की सरकार को सलाह देती हूँ। बहुजन समाज पार्टी के घटते जनाधार के बीच उसके भविष्य को लेकर सालों से गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पार्टी अपना जनाधार वापस पाने के लिए क्या करेगी? मायावती सड़कों पर उतरती नहीं है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी में भविष्य का नेतृत्व क्या होगा? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए मुख्य धारा की पार्टियां तो कोशिश कर ही रही हैं। दूसरी तरफ नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भी इस पर दावा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि मायावती क्या मजबूत नेतृत्व खड़ा कर पाएंगी, ये सवाल भी उठ रहे हैं। मगर ये कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता है। हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक समेत सभी अहम पदों से हटा दिया था। मायावती ने कहा था कि अब सारे अहम फैसले वे खुद ही लेंगी।
मायावती ने यह भी कहा कि जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने कहा कि उनके लिए पार्टी पहले है और बाकी रिश्ते नाते बाद में हैं। साल 2019 में मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया था और अपने छोटे भाई यानी आकाश के पिता आनंद कुमार को बीएसपी का उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद से मायावती पर भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे थे। ऐसे में पार्टी के भीतर और बाहर दोनों में आरोप लग रहे थे। कई लोग यह भी कहते हैं कि पार्टी के पुराने नेता आकाश आनंद को लेकर बहुत सहज नहीं थे। मायावती के फैसले पर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मुझे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वो बात याद आती है कि अब रानी के पेट से राजा का जन्म नहीं होगा। मगर मायावती ने इस बात की उपेक्षा की। इससे बहुजनों के बीच में गलत संदेश गया है। अब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये बहन जी का अपना निर्णय है और वो अपनी पार्टी की मालिक है। बहन जी हमारे आदर से बड़ी है। उन्होंने जो फैसला लिया, पहले जो लिया समाज ने स्वागत किया, अब जो फैसला लिया उनको मानने वाले लोग अब भी उसका स्वागत करेंगे। वही वर्कर कंफ्यूजन होंगे कि उनका कौन सा फैसला सही था, रानी के पेट से राजा बनाने का आदेश देने वाला या अब जो है कि वो इस योग्य नहीं है उसको हटाने वाला। तो ये उनको तय करना है समाज को, सब समाज के सामने। मायावती ने साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सांसद के रूप में काम भी किया था। मायावती के साधारण शुरुआत से उभरने को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। 1993 में बसपा के संस्थापक कांशीराम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके मायावती को 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाया। वह भारत की अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। साल 1997 और 2002 में वह भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से मुख्यमंत्री रही। मायावती ने साल 1975 में दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से बीए की पढ़ाई की और साल 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विधि संकाय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। उन्होंने साल 1976 में बीएड किया। वे दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक शिक्षक भी थी। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के राजनेता मान्यवर कांशीराम 1977 में उनके घर आए थे। मायावती के जीवनी लेखक अजय बोस के अनुसार मान्यवर कांशीराम ने मायावती से प्रभावित होकर कहा, मैं आपको एक दिन इतना बड़ा नेता बना सकता हूं कि एक आईपीएस नहीं बल्कि अधिकारियों की पूरी कतार आपके आदेशों का पालन करने के लिए लाइन में खड़ी होंगी। बस यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो गया। मायावती के लाखों दलित समर्थक उन्हें एक आइकॉन के रूप में देखते हैं और उन्हें बहनजी कहकर बुलाते हैं। उनकी सार्वजनिक सभाओं में बड़ी संख्या में या कहें लाखों की संख्या में दलित समुदाय के लोग शामिल होते हैं, जो कांशीराम का मिशन अधूरा बहन मायावती करेंगी पूरा और बहन जी
तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे ओजस्वी नारे लगाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मायावती बीते कई साल से जमीनी सियासत नहीं कर रही हैं। वे फील्ड में नहीं जाती हैं और ना ही वे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ही गांव-गांव के दौरे ही करती हैं। वे वातानुकूलित चार दीवारी में बैठकर राजनीति कर रही हैं। इसके अलावा मान्यवर कांसी राम के दौर में जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया था, उन्हें मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें राम समुझ पासी और R.K. चौधरी जैसे बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। एक एक करके इन नेताओं को किसी ना किसी वजह से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पार्टी में जिन्होंने जमीन पर काम किया, वे धीरे धीरे दूर होते चले गए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।